प्रीवियस फिजिक्स की क्लास यहाँ पे अपन ले रहे हैं। तो कल अपन ने पढ़ लिए थे क्वांटम स्टेट, डिराक ने कुछ नोटेशन दिए थे उनको पढ़ लिए थे। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं वो अपन ने सीख लिया था। और कुछ लास्ट में मैंने फॉर्मूले बनाए थे। आज अपन उस फॉर्मूला का यूज करके नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन आज एक क्वेश्चन करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये कोई फंक्शन है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइंड नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट ए। ठीक है, ये अपने को ए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो ये अपन फंक्शन चेक करेंगे कि नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है और अपने को ए की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देखिए इसका सॉल्यूशन, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन साई स्टार साई डी टो। ठीक है, ये क्या होता है इज इक्वल टू क्या होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन साई स्टार साई निकालेंगे। अब देखिए तो ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पूरे और स्पेस के अंदर ए स्टार ई की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर। यदि यहाँ पे आयोटा होता फंक्शन में तो ये माइनस आयोटा से प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये रियल वेव फंक्शन है, रियल वेव फंक्शन है तो ए स्टार ई की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर। ये साई स्टार हो गया, साई क्या है, साई यहाँ पे है ए ई की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये आ गया अपने पास में। ठीक है, अब देखिए ए स्टार और ए, ठीक है ये अपन निकालते हैं ए स्टार और ये यहाँ हो गया ए ई की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। अब ए स्टार ए यदि ये इमेजिनरी वेव फंक्शन या ऐसा कोई वेव फंक्शन होता तो क्या होता, ये आयोटा को माइनस आयोटा रिप्लेस करता उसके बाद में बन करते, यहाँ पे ये रियल नंबर है। ठीक है, तो ये ए स्टार ए यहाँ पे क्या हो गया मोड ए का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस 2 एल्फा एक्स स्क्वायर 2 एल्फा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए कल अपन ने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में यदि कोई इवन फंक्शन होता है x की पावर m e की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है इनटू dx। यदि ये x की पावर m यदि इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा 2 0 टू इंफिनिटी x की पावर m e की पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 0 टू इंफिनिटी x की पावर m e की पावर माइनस एल्फा एक्स की पावर m dx इज इक्वल टू 1 बाई m। ठीक है, गामा फंक्शन m प्लस 1 बाई m एल्फा कांस्टेंट की पावर m प्लस 1 बाई। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे अपन क्या निकाल लेंगे इस इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी इस यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे और ए स्क्वायर से यहाँ पे ए की वैल्यू अपन यहाँ पे अपन निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ तक आ गया मोड ए स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस 2 एल्फा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 मोड ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस 2 एल्फा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की पावर क्या है 0 है। ठीक है, x की पावर है मतलब n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 0 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 0, n की वैल्यू x स्क्वायर, n की वैल्यू हो गई अपने पास में
2। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू अपन अब इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए 2 mod a स्क्वायर 1/n, तो 1/2 गामा का फंक्शन m प्लस 1/n, गामा फंक्शन m की वैल्यू 0 प्लस 1/2। ठीक है, डिवाइड अल्फा, अल्फा कांस्टेंट, यहाँ पे कितना कांस्टेंट है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा कि n प्लस 1 0 प्लस 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक, अब देखिए ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए 2 से तो ये 2 कट गया, फिर ये आ गया यहाँ पे mod a स्क्वायर, यहाँ पे आ गया ये 1/2, गामा फंक्शन 1/2, इसकी वैल्यू होती है √5। क्या होती है √5, mod a स्क्वायर √5 डिवाइड बाई 2 अल्फा पावर 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए ये mod a स्क्वायर, तो ये क्या चला गया यहाँ पे 2 अल्फा, ऊपर चला गया ये यहाँ पे ये √पाई आया, तो पाई की पावर 1/2 इसकी है, 1/2 इंटू 2 अल्फा की है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/2। ठीक है, mod a स्क्वायर इन mod a स्क्वायर। ठीक है, mod a स्क्वायर ये यहाँ पे गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/2, तो यहाँ से mod a की वैल्यू क्या आएगी 2 अल्फा बाई पाई की पावर 1/4। ठीक है, ये वैल्यू आई, तो इस वैल्यू को अपन इस वेव फंक्शन में रखते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू आई हमारे पास में 2 अल्फा बाई पाई की पावर 1/4 e की पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर, ये हमारे पास में वेव फंक्शन आ गया। तो ऐसे अपन क्या निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल ये कंडीशन क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद में अपन लीनियर कॉम्बिनेशन, जो ऑर्थोगोनल बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उन सवालों के अंदर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अब देखिए ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन में देखिए ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइज्ड, ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइज्ड, ऑर्थोनॉर्मल में एक्चुअल में नॉर्मलाइज्ड वाली कंडीशन ही लागू होती है। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए ये कोई साई आई साई जे डेल आई जे। ठीक है, अब देखिए ये कोई वेव फंक्शन है आई का, ये वेव फंक्शन है जे का, यदि ये आई का है और ये जे का है, मतलब अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट, तो इनकी वैल्यू होती है डेल आई जे। ठीक है, इस डेल को क्या बोलते हैं क्रोनिकल डेल्टा। ठीक है, ये एक अलग वेव फंक्शन है, स्टेट है, ये एक अलग स्टेट है। ठीक है, दोनों स्टेट का कॉम्बिनेशन, स्केलर प्रोडक्ट बनाएंगे, स्केलर प्रोडक्ट डेल आई जे। ठीक है, अब डेल आई जे क्या होगा, डेल यहाँ पे होता है क्रोनिकल डेल्टा। ठीक है, अब देखिए इफ आई इज इक्वल टू जे, यदि ये आई वाली और जे वाली यदि दोनों स्टेट सेम है, यदि तो आई और जे की वैल्यू मान लीजिए 1 1 है, तो ठीक है, तो इसकी क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में 1, और यदि आई डज नॉट इक्वल टू जे,
तो डेल आई जे क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन नॉर्मलाइजेशन, और इसको बोलते हैं अपन ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई भी ऑर्थोगोनल कंडीशन पूछे तो ऑर्थोगोनल कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल कंडीशन साई आई और साई जे, यदि दो अपने पास में अलग अलग स्टेट है तो दोनों का कॉम्बिनेशन, इसके लिए प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो डेल आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे एक डेफिनेशन लिखिए, इसी का कथन है क्वांटम स्टेट ऑफ ए सिस्टम कैन बी written as linear combination of orthogonal basis vector। ठीक है, देखिए क्वांटम स्टेट ऑफ ए सिस्टम कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर। ठीक है, क्वांटम स्टेट को अपन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर के फॉर्म में अपन लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद लिखना अब देखना इसके बाद देखा केवल लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए ये कोई, ठीक है, साई इज इक्वल टू C1 साई 1 C2 साई 2 प्लस C3 साई 3। ठीक है, इसको U1 लिख लीजिए ऐसे, मान लीजिए ये कोई अपने पास में स्टेट है C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस C3 U3। ठीक है, यहाँ U1 U2 U3। ठीक है, ये स्टेट है यहाँ पे U1 U2 और U3। ये देखिए ये क्या है U1 U2 U3 आर ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर। ठीक है, ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हमने ऑर्थोगोनल कंडीशन पढ़ी थी, तो वो क्या होती है U1 ये UJ, इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालने क्या हो जाएगा डेल आई जे। ठीक है, ये आई और जे सेम होंगे तो डेल क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये सेम नहीं होंगे तो क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए टेकिंग स्क्वायर प्रोडक्ट विद U1, टेकिंग स्क्वायर प्रोडक्ट विद U1 ये देखिए इसको ग्राफ वेक्टर में लिखिए। अब इसके अंदर प्रोडक्ट अपन U1। ठीक है, ये स्टेट कैट नोटेशन में है, कैट वेक्टर में है, और 1 में स्केलर प्रोडक्ट निकालना है अपने को, स्क्वायर प्रोडक्ट U1 स्टेट के साथ में। ठीक है, तो देखिए ये U1 और ये हो गया साई। ठीक, तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा U1 प्लस C2, ये हो जाएगा U1 U2 प्लस C3, ये हो जाएगा U1 U3। ठीक है, ये अपन निकाल रहे थे, तो यहाँ पे देखिए कि डेल आई जे, यदि आई 1 है तो क्या जाएगा अपने पास में डेल आई जे की वैल्यू 1, और 1 और 2 आई और जे की वैल्यू चेंज हो गई, आई और जे की वैल्यू चेंज हो गई तो U1 V2 स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 0।
तो ये यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया C1 U1 साइन इज इक्वल टू C1। अब देखिए इस C1 को इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलेंगे अपन में प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर, मान लीजिए कि मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी रहेगी तो क्या लिखेंगे C1 का स्क्वायर। ठीक है, C1 स्क्वायर या फिर ये U1 साइन इसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकालेंगे हमें तो इसकी क्या जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसको लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम साई, द सिस्टम साई इन स्टेट U1, इन स्टेट U1। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी C1 का स्क्वायर U1 साई का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम साई इन स्टेट U1। कि अपने पास में सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी पाई जाए, सिस्टम की प्रोबेबिलिटी फाइंड होने की U1 स्टेट में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो ये होगी सिस्टम की U1 स्टेट के अंदर पाए जाने की प्रवृत्ति अपने पास में क्या होगी P1। ठीक है, C1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही अपन P2 निकालेंगे, यदि U2 स्टेट में निकालनी होगी तो अपन कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे P2। ठीक है, तो पहले आप इसको लिखिए नीचे वाले, इधर मैं इसका ऊपर लिखता हूँ पहले। C2 का होल स्क्वायर। अब की बार अपन U1 स्टेट निकाल रहे थे, अब अपन निकालेंगे U2 स्टेट में, तो U2 साइन स्टेट इसका भी होल स्क्वायर, इसको अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम साई इन स्टेट U2। ठीक है, U2 स्टेट के अंदर सिस्टम की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी C2 का स्क्वायर U2 साई का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद में देखिए कि सिस्टम में, पूरे सिस्टम में प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होती है। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी को ही अपन प्रूव करेंगे कि 1 होती है। इस पूरे सिस्टम में देखिए अपन हर स्टेट के अंदर यदि प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वो 1 आता है कि नहीं, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी यूनिट। देखिए वेरिएशन है। ठीक, टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी यूनिट। ठीक, अब देखिए इस डेरिवेशन को हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि अपने पास में ये कोई स्टेट है, ठीक है, वही C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस C3 U3, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन आप ले लीजिएगा। ठीक है, ये अपने पास में स्टेट आई समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n CI UI, इसको लिखिए इक्वेशन फर्स्ट। ये अपने पास में कोई एक स्टेट है। ठीक है, ये अपने पास में क्वांटम स्टेट है। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका टेबल निकालेंगे। साई का अपन टेबल निकालेंगे, साई का टेबल कैसे निकालेंगे, ये इसका टेबल लगा दिया तो ये साई। ठीक, ये क्या हो जाएगी J इज इक्वल टू 1 टू n CJ स्टार और ये अपने पास में हो जाएगा UJ,
ये हो जाएगी इक्वेशन 2। एक मिनट, यहाँ पे हम ब्रैकेट निकाल रहे हैं तो ये भी तो चेंज हो जाएगी ना। यहाँ से देखिए समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। तो ये यू आई है तो ये हो जाएगा यू जे, ठीक है। ये हो जाएगा सी जे स्टार इक्वेशन। अब लिखिए अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसके लिए प्रोडक्ट निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये साई इक्वल टू 1 होता है। इस कितना लिखिए इसके बाद हो जाएगा ना, इसके बाद अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से साई इज इक्वल टू 1। तो ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी और समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ये ब्रैकेट वाला था तो सी जे स्टार तो ये सी आई, ठीक है। इस स्टेट के अंदर था सी आई और इस वाले स्टेट में आ गई थी सी जे स्टार, ठीक। उसके बाद देखिए यू जे और यू आई ये होगा, ठीक है। ये अंदर इसके साथ में है, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जिसको अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है। सी जे स्टार सी आई यू जे यू आई। अब देखिए समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन। तो ये सी जे स्टार सी आई तो ये हो जाएगा डेल आई जे। क्रोनिकल रिलेट आ गया। इफ आई इज इक्वल टू जे देन डेल आई जे की वैल्यू 1 और आई डज नॉट इक्वल टू जे देन डेल आई जे की वैल्यू 0 ऑर्थोगोनल कंडीशन से, ठीक है। तो अपन निकाल रहे थे साई इज इक्वल टू तो ये डेल आई जे और आई और जे की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। यदि आई और जे की वैल्यू क्या है सेम है तो ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी डेल आई जे की वैल्यू। यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास में आई इज इक्वल टू 1 टू n जे इज इक्वल टू 1 टू n सी जे स्टार सी आई। यदि ये भी सेम हो गया तो अपन इसको क्या लिखेंगे समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n सी जे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सी जे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 1 टू n। तो सी जे अब j की वैल्यू 1 टू 3 यदि है तो क्या हो जाएगा c1 का होल स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर प्लस c3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डैश डैश इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए c1 का होल स्क्वायर क्या आया था u1 स्टेट के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। c1 का स्क्वायर थी ये u2 स्टेट के अंदर हो गया ये u3 स्टेट के अंदर हो गया तो टोटल सम इसका क्या होगा 1, ठीक है। अभी देखिए आपको थोड़ा लेक्चर में से अजीब लग रहा होगा, मैंने बोलने में अजीब आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको बस 3 से 4-5 जैसे लेक्चर जैसे ही होंगे उसके बाद में लेक्चर में फ्लो अपने आप आएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन देखिए
quantum state psi written as a quantum state can be written as a linear combination of orthogonal basis vector u1 u2 u3 as। तो देखिए ये अपने पास में कोई स्टेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है 1/√2 u1 1/√2 u2 प्लस 1/√3 u3। ठीक, ये अपने पास में एक कैट वेक्टर के अंदर में अपने को एक ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन अपने को दिया हुआ है। अब अपने को चेक करना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए पहला यूजर हमने क्या है, इट इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट, इट इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट, ठीक है। इफ नॉट देन नॉर्मलाइज इट, ठीक। तो सबसे पहले अपने अब इस स्टेट को अपन चेक करेंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, और यदि नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो अपन इसको नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम in state u3, u3 स्टेट के अंदर अपन सिस्टम की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। ये अपने पास में क्वेश्चन है, ठीक। अब स्टॉप करके आप इस क्वेश्चन को लिखिए और इसके बाद मैं आपको इसका आंसर करवाता हूँ कि हम कैसे नॉर्मलाइज निकालेंगे। इक्वेशन है हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए इसको नॉर्मलाइज चेक करेंगे पहले। तो नॉर्मलाइज चेक करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1 होनी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यानी कैसे निकालेंगे अपन में, साई का होल स्क्वायर, यही किया था अपन ने। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कांस्टेंट था C1, ये था यहाँ पे C2, ये था यहाँ पे C3, ऐसे ही था। तो जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे P1 की, तो वो क्या थी C1 का स्क्वायर, P2 की निकाल रहे थे तो C2 का स्क्वायर, P3 की निकाल रहे थे C3 का स्क्वायर, और P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू क्या था 1, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए यहाँ पे C1 का स्क्वायर 1/2 प्लस C2 का स्क्वायर 1/2 प्लस C3 का स्क्वायर 1/3, तो ये हो गया 1 प्लस 1/3, तो ये अपने पास में क्या आ गया 4/3। अब ये क्या है, ये 1 तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास में साइन स्टार साइन 1 नहीं आया। यदि ये 1 नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मलाइज नहीं है। तो इसके अंदर अपन एक कांस्टेंट a रखेंगे और अपन
इसको नॉर्मलाइज करेंगे और नॉर्मलाइज करने के बाद में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू स्टेट फंक्शन के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ऐसे चेक करेंगे, इसको लिख लो। अब इसके बाद देखिए ये नॉर्मलाइज नहीं था, अब ये नॉर्मलाइज नहीं है तो इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया अपन, ठीक है, पूरे स्टेट को। ठीक है, अब अपन इसको नॉर्मलाइज बनाएंगे। ठीक, तो नॉर्मलाइज बनाएंगे तो अपन नॉर्मलाइज कंडीशन बनाएंगे, तो ये होती है अपन। ठीक है, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये साइड, इसको कैसे लिखेंगे अपन, u1 a/√2 प्लस u2, सीधा डंडा लगाना है, a/√2 प्लस u3 a/√3, ऐसे करेंगे। अब इसको अपन इस पे ऑपरेट कर लेंगे, ये इज इक्वल टू, तो क्या होगा u1 से u1, ठीक है, वो तो जाएगा 1, और u1 से u2, तो i और j की वैल्यू क्या आ गई, i की वैल्यू 1 आ गई, j की वैल्यू 2 आ गई, तो दोनों क्या हो जाएगा अपने क्रोनिकल डेल्टा डेल i j की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो u1 का u2 के साथ में जब ऑपरेट होगा तो ये हो जाएगा 0, u1 का u3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 0, तो अपने पास में क्या आ जाएगा a/√2 और a/√2 पहले से इस साइड के अंदर a/√2, ठीक है, ऐसे ही a/√2 का होल स्क्वायर डॉट 1 और a/√3 का होल स्क्वायर डॉट 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए a का स्क्वायर बाई 2 प्लस a का स्क्वायर बाई 2 प्लस a का स्क्वायर बाई √3 का 3 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया अपने पास में 1, तो ये मोड a स्क्वायर 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1, तो ये a स्क्वायर मेरे पास में क्या आ रहा है 4/3 इज इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर मेरे पास में क्या आ रहा है 3/4 और a क्या आ रहा है मेरे पास में √3/2, तो ये मोड a की वैल्यू मेरे पास होती है √3/2, तो √3/2 क्या है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को अपन इस स्टेट a की जगह रख देंगे तो ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी देता हूँ इसको a की जगह √3/2 और ये क्या था 1/√2, ठीक है, u1 प्लस √3/2 1/√2 u2 √3/2 1/√3 u3, ठीक है, तो ये अपने पास में स्टेट आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या करना है सेकंड क्वेश्चन कि अपने को u3 स्टेट के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए u3 स्टेट के अंदर अपन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, एक बार देखिए मैं इसको पूरे में मिटाता हूं। ये तो अपने पास में आ गया नॉर्मलाइज्ड स्टेट फंक्शन, ठीक है, ये यहाँ तक पहला क्वेश्चन हो गया, हाँ, ये नॉर्मलाइज्ड यहाँ लिख देता हूँ नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या था, सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास में कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन स्टेट u3, तो ठीक है, तो ये फंक्शन को अपन में यूज में लेंगे, तो टेकिंग सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, टेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट with u3 of equation बस इतना ही, ठीक है, इसके साथ में स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन u3 स्टेट के अंदर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, तो u3 स्टेट के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालने के क्या करेंगे अपन स्केलर प्रोडक्ट, तो u3 sin
ठीक है, ये हो गया u3। अब देखिए साई को लिखेंगे, तो साई को हम कैसे लिखेंगे, √3/2 1/√2 u1, √3/2 1/√2 u2, √3/2 1/√3 u3। ठीक है, इसके साथ इसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए। ठीक है, अब u3 स्टेट को अपन साई स्टेट पे ऑपरेट करा दिया। ठीक है, इसको ऑपरेट कराया तो क्या आया, u3 u1 आएगा, तो u3 u1, तो ये uij, तो ये i j, तो ये u3 u1 0 हो गया। ऐसे ही u3 u2 0 हो गया, ऐसे ही u3 u3। अब i और j की वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, 1 हो जाएगा। अब देखना, इसको ध्यान से कर देता हूँ। अब देखिए ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, u3 1 है, तो ये √3/2 1/√3। ठीक है, ये अपने पास में आया u3। ठीक, अब हम क्या निकाल रहे थे, u3 स्टेट के अंदर अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने क्या करेंगे, u3 स्टेट में साइन सिस्टम के अंदर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमने किसकी वैल्यू क्या है अपने पास में, √3 से √3 कट हुई, ये 1/2 वैल्यू हुई, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई अपने पास में 1/4। u3 स्टेट के अंदर क्या रहेगी, 1/4। अब जैसे मान लीजिए मेरे को u2 स्टेट में पूछे, तो u2 स्टेट के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे को, इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो u2 का साइन के साथ कर देते हैं। ठीक, जैसे u2 साइन, इसके साथ में ये इसके अंदर प्रोटेक्ट करेंगे, तो u2 के अंदर साइन। ठीक, ये वाला। ठीक, ये और ये 0 हो जाएगा, u2 के साथ u1 और u2 के साथ u3, u2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, √3/2 1/√2। ठीक, अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी थी अपने को u2 स्टेट के अंदर, तो u2 के अंदर क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर। ठीक, u2 साई का स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, आया। ठीक, तो इसके बाद में ये क्या आ जाएगा अपने पास में, p2 की वैल्यू √3 2√2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगी 9/4 × 2, तो 9/8। 9 √3 जल्दी आ जाएगी 3/8। ठीक है, अब देखिए अब मैं u1 वाला और समझा देता हूँ। ये मान लीजिए u1 स्टेट के अंदर की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि u1 स्टेट के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले u1 का साइन के साथ स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी, u1 के साथ ये आएगी, तो √3/2 √2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो u1 साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी p1 निकालेंगे, तो ये क्या आ गई 3/8। हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी है, p1 की वैल्यू 3/8, p2 की वैल्यू 3/8, स्टेट 1 के अंदर, स्टेट 2 के अंदर। अब लोगों के समय सिर्फ स्टेट 3 की पूछी थी, वहां को ये और प्रूव करना हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। ठीक, तो p3 की वैल्यू क्या आ गई 1/4, तो p1 प्लस p2 प्लस p3 इक्वल टू 1, तो 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/4, तो 3/8 क्या आ जाएगी 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। ठीक, तो 1 इक्वल टू 1, तो ऐसे में पास देंगे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1 आ गई। अब सुनिए,
ठीक, तो टोटल ऑर्थोगोनल कंडीशन। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में इसका रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, इक्वेशन हो गया यहाँ पे ना। अब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि u1 u2 ऐसे करेंगे, ui uj ऐसे लिखो इसको, ui uj। ठीक है, तो डेल i j, और यदि i और j डज नॉट इक्वल टू, ये i और j इक्वल है तो 1 डेल i j की वैल्यू, और यदि i और ये j 0 डेल i j की वैल्यू। ठीक, और यदि ठीक है ये हो गया। अब यदि अपने को u1 स्टेट के एक साइज सिस्टम है, स्टेट है अपने, ठीक है, उसकी यदि अपन u1 उसके अंदर u1 u2 u3 तीन अपने पास में लीनियर कॉम्बिनेशन में स्टेट फंक्शन है। साई एक स्टेट है, इसके अंदर u1 u2 u3 तीन स्टेट है। ठीक है, तो मान लीजिए ये सिस्टम है और इसकी प्रोबेबिलिटी अपन u1 स्टेट में निकालेंगे। ठीक, तो ये p1 इसका होल स्क्वायर, ये पहले मतलब u1 को ब्रा वेक्टर में चेंज करके साई के साथ ऑपरेट करोगे, ऑपरेट करने के बाद स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू जो आएगी उसका होल स्क्वायर कर दोगे, तो अपने पास में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही u2 स्टेट के अंदर निकाल सकते हैं, u3 स्टेट के अंदर निकाल सकते हैं, या और भी जो भी स्टेट होगी उनके अंदर निकाल सकते हैं। तो ऐसे अपन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है, पहले उसको चेक कर लो, और चेक करने के बाद में यदि वो नॉर्मलाइज है तब तो ठीक है, और नहीं है तो उसको पहले नॉर्मलाइज करो, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट डालो, और उसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको स्टेट में डालो। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑपरेटर। ठीक, ऑपरेटर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे कल अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।